सभी को मेरा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट टू गवर्नेंस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो पर्टिकुलरली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर का लास्ट टॉपिक कवर करती है। और अगर देखा जाए तो जो विद्यार्थी जो छात्र UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव टॉपिक आता है जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करता है, तो इसका पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बताना चाहूँगी आपको, ये जो हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के दो पार्ट्स हैं। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि उसमें जो है डिवीज़न को सब डिविजन्स में बांट दिया जाता है, और उसके बाद सब डिविजन जो होते हैं वो अधिकतर रूरल एरियाज को कवर करते हैं। तो उसमें हमारे ये जो 3 अधिकारी हैं ये इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज हैं, क्योंकि ये बहुत इनका एक इम्पॉर्टेंट ये रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको SDM के बारे में बताना चाहूँगी। देखिए, DC के बाद जो है DC क्या है? डिप्टी कमिश्नर, जो कि पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट की देखभाल करता है। पूरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी उसके ऊपर होती है। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन और एरिया वाइज जो है डिस्ट्रिक्ट को सब डिविजन्स में बांट दिया जाता है। तो सब डिविजन्स का जो हेड होता है, हर सब डिवीजन का एक हेड होता है जिसको कहा जाता है SDO यानी सब डिविजनल ऑफिसर। लेकिन उसके साथ साथ एक साइमल्टेनियसली पोस्ट चलती है, वो होती है SDM की। तो SDM का मतलब होता है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, यानी कि इसको हिंदी में बोला जाता है उपखंड दंड नायक। यानी कि जो मेनली पर्टिकुलरली इसके काम है उसको हमने RME, ये 3 जो वर्ड हैं इसमें कंक्लूड कर दिया है। R का मतलब है रेवेन्यू, M का मतलब है मैजिस्ट्रेट एंड E का मतलब है एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब आप ध्यान से समझिएगा कि देखिए, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए 5 या 4 जो है वो सब डिविजन्स हैं, उन 5 या 4 सब डिविजन्स में आपका SDM जरूर होगा। और वो SDM क्या काम करेगा? सबसे पहले रेवेन्यू कलेक्शन का काम, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन जो है किस तरह से करनी है अपने एरिया में, कौन कौन से इसमें ऑफिसर्स इंक्लूड किए जा सकते हैं, कौन कौन रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे। और वो रेवेन्यू क्या होगा? जैसे कि उस सब डिवीजन में रजिस्ट्रीज हुई, लाइसेंस प्रोवाइड करवाई गए, या किसी भी तरह के स्टाम्प पेपर यूज हुए हैं, खरीदे गए, बेचे गए, तो जितनी भी स्टाम्प ड्यूटीज हैं, जितने भी तरह के टैक्सेस हैं, वो कलेक्ट करवाने के लिए SDM अपने एरिया में रिस्पॉन्सिबल होगा। सेकेंड थिंग इज मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट यानी कि जैसे आपने पढ़ा है दंड नायक। दंड नायक का मतलब क्या है कि जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं उस एरिया के, उस सब डिवीजन के, वो SDM कोर्ट में निपटाए जाते हैं। और वो जो ज्यादातर जो झगड़े होते हैं वो जमीनी वाद विवाद के होते हैं, कि उसमें जो भी जमीनी वाद विवाद यानी जमीनी लेन देन, जमीन का बंटवारा, जमीन की खरीद या फिरोख्त जो भी है वो उसमें आएगी। तो इस तरह के काम भी जो है, इस तरह के जो न्यायकारी काम है अपने एरिया में, जो दीवानी मुकदमे होते हैं, दीवानी का मतलब क्या होता है कि जो मुकदमे जमीन जायदाद से रिलेटेड होते हैं, तो वो सारे के सारे SDM कोर्ट में सुलझाए जाते हैं। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव। इट मीन्स SDM इज द मेन एग्जीक्यूटिव ऑफ हिज सब डिवीजन, यानी कि गवर्नमेंट ने, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज या प्लानिंग्स या जो भी लागू की हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में DC के पास आ गई। अब DC क्या करेगा? उसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट करवाने के लिए अलग अलग सब डिविजन्स में उसको भेजेगा, और उन सब डिवीजन में SDM और SDO एज अ एग्जीक्यूटिव इन सारी पॉलिसी एंड प्लानिंग्स को जो है वो लागू करते हैं। तो ये मैंने आपको सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट का काम बताया। उसके बाद हम आते हैं, इन्हीं के साथ जो है ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर होता है। देखिए, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर यानी कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी। अब आप एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि जो ये तीनों जितने भी अधिकारियों के बारे में मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, वो सारे के सारे अधिकारी हमारी स्टेट जो गवर्नमेंट
सर्विसेज होती हैं उनमें से आते हैं, यानी SCS में से आते हैं, जिसको जैसे हरियाणा है, हरियाणा सिविल सर्वेंट्स ये बोला जाएगा। HCS का एग्जाम होता है और उस एग्जाम के जो रैंकिंग होती है उसमें जो अलग अलग रैंकिंग के हिसाब से जो आप हायरार्की देख रहे हो वो हायरार्किकल वे में पोस्टिंग मिलती है, यानी जिसके टॉप रैंक वो SDO SDM, उसके कम उसके बाद BDPO आ गया, फिर तहसीलदार आ गया, फिर उप तहसीलदार। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो HCS से ही की जाएंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रोविजंस हैं। कई जगह 50% सीधी भर्ती की जाती है HCS के थ्रू, और कई जगह क्या किया जाता है कि प्रमोशंस के, जैसे कि उप तहसीलदार था यानी डिप्टी जो तहसीलदार है वो प्रमोट होके तहसीलदार बन गया, तहसीलदार प्रमोट होके BDPO भी बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रमोशन से भी 50% जो इनकी रिक्रूटमेंट होती है और 50% इनकी सीधी भर्ती होती है। तो अब मैं जैसे कि आपको बता रही थी ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, अब आपको नाम से ही इसके काम के बारे में पता चल जाना चाहिए, यानी कि देखिए ये तो कहाँ बैठा है, अपनी सब डिवीजन पे, और सब डिवीजन के काम को थोड़ा हल्का करने के लिए, डिसेंट्रलाइज करने के लिए, कुछ डेलीगेशन करने के लिए जो है खंड बना दिए जाते हैं। खंड यानी कि ब्लॉक्स, ब्लॉक बना दिए जाते हैं। सब डिवीजन, देखिए सबसे पहले हम आते हैं डिवीजन, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर सब डिवीजन, और सब डिवीजन के बाद हम आते हैं खंड। यानी कि खंड का मतलब क्या होता है कि 7, 8, 10 गांवों को मिला करके, यानी कि इसमें आप कवर करते हैं 4000 तक की पॉपुलेशन के गांव, तो उसका एक खंड बना दिया जाता है, ठीक है। तो अगर छोटे छोटे गांव हैं तो वो पॉपुलेशन के हिसाब से जो है उसको मर्ज भी करते रहते हैं, और अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो गई तो उनका खंड बदलता भी रहता है। तो जो खंड विकास अधिकारी है वो सभी के सभी पंचायतों के ऊपर जो है कंट्रोल रखता है, क्योंकि जितनी भी पंचायतें होती हैं उनकी जो भी ग्रांट्स आती है और उन्होंने जो भी काम सरकार की तरफ से उनको करने हैं, जो भी प्लानिंग्स जो है अलग अलग गांव में लागू करनी है, वो सबसे पहले डिवीजन के बाद ब्लॉक में आती है, और ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर उन सभी पॉलिसीज एंड प्लानिंग्स को जो है अपने गांव में, उसके खंड में, उसके ब्लॉक में जितने भी गांव आएंगे उसमें लागू करेगा। और इसमें लगभग सभी तरह की पॉलिसीज, सभी तरह के डेवलपमेंट से रिलेटेड काम किए जाते हैं, जैसे पंचायतों के रखरखाव के लिए काम किए जाते हैं, पंचायतें ग्रांट्स को किस, गवर्नमेंट जो ग्रांट्स देती है उसको किस तरह से यूटिलाइज करती है, उसके यूटिलाइज सर्टिफिकेट बनवाना, ठीक है। और उसके बाद गांव के विकास की तरफ ध्यान देना, गांव की जो भी ब्यूटिफिकेशन करनी है, गांव में पक्की सड़कों का निर्माण करना है, गांव में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडिंग करनी है, गांव में जो है पीने के पानी की जो टैंक्स हैं वो बनवाने हैं, मतलब गांव की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो है वो हमारा खंड विकास और पंचायत अधिकारी जिम्मेदार होता है। तो उसके बाद हम आएंगे तहसीलदार। अब तहसीलदार, देखिए तहसीलदार मेनली लैंड रिकॉर्ड करता है, यानी कि जो भी एक तहसील के अंदर, हर खंड में, हर सब डिवीजन के अंतर्गत तहसील आती है और उस तहसील का जो हेड होता है वो तहसीलदार होता है। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि वहां पे SDM भी है, तो वो ओवरऑल RME यानी रेवेन्यू, मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव ये काम करने के लिए बैठा है। लेकिन तहसीलदार इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ लैंड, यानी कि जमीन जायदाद से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड हैं कि कौन सी जमीन का रकबा कहाँ तक है, कौन सी जमीन किस खंड में आएगी, किस जमीन की रजिस्ट्री किसके नाम है, जब भी बंटवारा होता है तो उसमें भी तहसीलदार के जो है सिग्नेचर्स करवाए जाते हैं। किसी भी जमीन की खरीद फरोख्त होती है तो उसपे भी जो स्टाम्प पेपर है उसमें भी तहसीलदार के साइन होते हैं। इवन आजकल फोटो भी लगनी शुरू हो गई है। तो तहसीलदार अपने एरिया की सभी जमीन जायदाद का, जमीनों का, चाहे वो शामलाती यानी कि गवर्नमेंट की जमीनें हैं, चाहे वो प्राइवेट जमीनें हैं,
उन सब का एक एक इंच का रिकॉर्ड तहसीलदार के पास होता है। और तहसीलदार के वर्कलोड को कम करने के लिए उसके अंतर्गत उप तहसीलदार भी होता है, जो कि उसके सारे फंक्शंस को थोड़ा इजी करता है और उसको जो है हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। और उप तहसीलदार के अंतर्गत भी एक अधिकारी होता है जिसको हम बोलते हैं पटवारी। तो पटवारी भी जो है हर काम के लिए जो है वो भूमिका निभाता है। और पटवारी के हेल्प के लिए जो है हम कह सकते हैं पटवारी जो है अलग अलग गांव में या 2 या 3 गांव में या मैक्सिमम ऐसा भी हो सकता है कई जगह एक खंड के अंतर्गत जो है तहसीलदार की हेल्प के लिए एक पटवारी होता है। लेकिन अगर गांव की जनसंख्या, गांव का एरिया या खंड की संख्या ज्यादा है तो उसमें हम कह सकते हैं कि वहां पर पटवारी ज्यादा भी हो सकते हैं। तो पटवारी मैं इसमें ऐड भी कर देती हूं। और पटवारी की हेल्प के लिए भी जो है ग्राम सचिव होते हैं। ग्राम सचिव जो कि पटवारी को सभी तरह का लैंड रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाते हैं। और ग्राम सचिव की हेल्प के लिए जो है वो नंबरदार होते हैं, जो कि नंबरदार जो होते हैं जमीन की नंबरिंग के लिए मेनली काम करते हैं। तो ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता है। इसमें पहले तो ये सिस्टम बनाया जाता था कि एक गांव में जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है उसको नंबरदार बना देते थे। लेकिन धीरे धीरे अब गवर्नमेंट ने उनको सैलरी, कुछ नॉमिनल सैलरीज देना भी शुरू कर दिया है ताकि वो मोटिवेटेड रहे और अच्छे से काम करे। तो कोई भी जमीन जब खरीदी या बेची जाती है तो इनमें नंबरदार, ग्राम सचिव, पटवारी, उप तहसीलदार और तहसीलदार, इनमें से किसी 3 की मौजूदगी जरूरी होती है, तभी वो रजिस्ट्री वैध होती है, मान्य होती है। तो ये मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सब डिवीजन, ये समझाया है। तो आप इसे ध्यान से समझे। आपकी जो भी क्वेरी है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो जब तक हम लेकर के आएंगे तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।